प्रिय विद्यार्थियों, हम उच्चावच निरूपण की विधियों की बात पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। हमने हेशूर प्रणाली डिस्कस की, हमने हिल शेडिंग डिस्कस की, हमने स्थानिक ऊंचाइयां या स्पॉट हाइट्स को भी डिस्कस किया। अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि स्थानिक ऊंचाइयों को इंडिविजुअली अगर हम एक विधि के तौर पर अपनाते हैं तो मानचित्र में यह संपूर्ण उच्चावच को प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं। ये किसी भी क्षेत्र में एग्जैक्ट कुछ बिंदुओं की ऊंचाई बताएंगी, लेकिन संपूर्ण जो उच्चावच परिदृश्य है वहाँ का उसको बताना इनके द्वारा संभव नहीं होता है। अतः स्थानिक ऊंचाइयों का प्रयोग यदि मानचित्रों में उच्चावच निरूपण के लिए किया जाए तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम स्थानिक ऊंचाइयों का प्रयोग अन्य विधियों के साथ करें, उनके सहयोगी के रूप में करें। जैसे कि समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाओं की रचना स्थानिक ऊंचाइयों को बेस मानकर, आधार मानकर ही की जा सकती है। जैसा कि हम सारी आइसोप्लेथ जो भी मैप्स हैं, आइसोप्लेथ की जब भी हम बात करते हैं तो उसी आधार पर हम समोच्च रेखाओं को भी परिभाषित कर सकते हैं कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं होती हैं। और स्थानिक ऊंचाइयां वो ऊंचाइयों प्रदान करती हैं जिनको मिलाकर हम समोच्च रेखाओं की रचना कर सकते हैं। समोच्च रेखाएं स्थानिक ऊंचाइयों को, स्पॉट हाइट मेथड को सहयोगी तौर पर रखती हैं। ये रेखाएं मानचित्र में जो एक निश्चित रेखा अंतराल के द्वारा जब प्रदर्शित की जाती हैं, एक निश्चित अंतराल रखा जाता है समोच्च रेखाओं में कि बीच में कि 30 मीटर की ऊंचाई रखी या 50 मीटर की ऊंचाई रखी या 100 मीटर की ऊंचाई रखी, तो उस निश्चित अंतराल के बाद के कारण इनके द्वारा, इनका जब एक पूरा स्वरूप बनकर आता है तो उसके द्वारा हम ढाल प्रवणता, जो स्लोप ग्रेडियंट है, उसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। एक तो ये शुद्ध होती है क्योंकि स्थानिक ऊंचाइयों के आधार पर बनी हुई होती हैं, एग्जैक्ट मापन और अंकन इसमें किया जाता है। दूसरा, इसमें क्योंकि एक निश्चित अंतराल रखा जाता है तो हम ढाल की प्रवणता को एक नज़र में देखते ही समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो चूंकि समुद्र विभिन्न ऊंचाई वाले स्थानों को समुद्र तल से हमें प्रदर्शित करना होता है, तो ऐसे में लगातार बनाने से इनमें एक प्रवणता नजर आती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनको बनाने से पूर्व मानचित्र में ड्रेनेज बना लेना चाहिए, अपवाह बना लेना चाहिए, जिससे समोच्च रेखाओं को सही सही बिंदुओं से गुजारा जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने ड्रेनेज नहीं बनाया, बीच में कहीं नदी बह रही है और हमने उसके बीच में समोच्च रेखा बना दी, तो ऐसा नजर आएगा कि नदी के बीच में 100 मीटर ऊंचा पहाड़ है। इसलिए हमेशा जब भी स्थानिक ऊंचाइयों को लेकर समोच्च रेखाओं की रचना की जाए तो उससे पहले हमें अपवाह तंत्र ड्रॉ कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता हो कि कहाँ कहाँ नदियां बह रही हैं। अगर वो नदी बेसिन है तो निश्चित रूप से वहां पर जाकर समोच्च रेखा में के कर्व में अंतर आएगा, क्योंकि वहां धरातल की ऊंचाई में अंतर आएगा, धरातल की गहराई में अंतर आएगा। तो ऐसे में वहां पर समोच्च रेखा कहाँ मुड़ रही है, इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। किस क्षेत्र में बेसिन को छोड़कर मुड़कर समोच्च रेखा की रचना करनी चाहिए, इस बात का अनुमान भी हमें तभी हो सकता है जब हम समोच्च रेखाओं की रचना से पहले उस क्षेत्र के अपवाह तंत्र की रचना वहां पर कर लें। एक बात और कि अधिक क्षेत्रों का उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च मान को सदैव कुछ बड़ा रखना चाहिए। अगर हमें बड़े एरिया का उच्चावच प्रदर्शित करना है और हम 20-20, 15-15 मीटर के अगर समोच्च रेखाएं रखेंगे तो वो आपस में इतनी सघन हो जाएंगी, इतनी जटिल हो जाएंगी कि उनका अध्ययन करना संभव नहीं होगा। उनको एग्जैक्ट मापन के हिसाब से हम उच्चावच को उनसे नहीं समझ पाएंगे। अतः ये ज़रूरी है कि जब भी हम अधिक क्षेत्रों का उच्चावच प्रदर्शित करें तो हमें समोच्च मान को कुछ बड़ा रखना चाहिए। 50 मीटर, 100 मीटर के डिफरेंस पर हमें, उस अंतराल पर हमें समोच्च रेखाओं की रचना करनी चाहिए। फिर प्रत्येक रेखीय मानचित्र के नीचे समोच्च अंतराल लिख देना चाहिए। अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ होगा तो ये बहुत आसान स्थिति होगी कि हम उस मानचित्र को देखकर और उसके अंकन का स्वरूप समझकर उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे। एक और एस्पेक्ट जो इस संबंध में ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि समोच्च रेखाओं के मान एक सीध में प्रत्येक के ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। कभी कभी समोच्च रेखाओं के मान उनके ऊपर लिखने के बजाय उन्हें एक सीध में खंडित करके प्रत्येक रेखा के मध्य में लिख देते हैं। मतलब या तो एंड ऑफ द लाइन लिखें या मध्य में भी हम लाइन को थोड़ा सा मिटाकर और लिख सकते हैं। लेकिन जो मेथड हम एक समोच्च रेखा के मान को दर्शाने के लिए अपनाएंगे, वही मेथड हमको हर समोच्च रेखा के मान को दर्शाने के लिए अपनाना चाहिए, ताकि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एकात्मकता रहे और अध्ययन में सुविधा हो, अध्ययन सटीक हो सके।
एक और बात, यदि समोच्च रेखीय मानचित्र का बाद में लघुकरण किया जाना हो, उसको छोटा किया जाना हो अगर मानचित्र को, तो समोच्च रेखाओं और स्थानिक ऊंचाइयों के मान को आवश्यकता अनुसार कुछ बड़े आकार में लिखना चाहिए, जिससे लघुकरण के पश्चात भी मानचित्र में उन्हें सरलतापूर्वक पढ़ा जा सके। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनका प्रयोग कार्टोग्राफी के दौरान नहीं करते हैं तो ये सच है कि हमारे कार्टोग्राफी द्वारा बना हुआ जो मानचित्र है उसका अध्ययन ही हम नहीं कर पाएंगे, और वो मानचित्र जो है, वो कार्टोग्राफिक जो भी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से मानचित्र पर रचना कर रहे हैं समोच्च रेखाओं की, या उच्चावच को किस उद्देश्य से प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। अगर हम ऐसा मानचित्र बनाते हैं जिसमें कि समोच्च रेखाओं के द्वारा हमने उच्चावच प्रदर्शित किया है, और हम ये जानते हैं कि उसके बाद उस मानचित्र को छोटा करना है, उसका लघुकरण करना है, एनलार्जमेंट और रिडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा रिडक्शन उसका करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो मान है वो थोड़े बड़े अक्षरों में लिखने चाहिए, क्योंकि अगर छोटे अक्षरों में लिखे और उसका और छोटापन हो गया, उसका और अधिक लघुकरण हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो मान पढ़ने में ही नहीं आएंगे, तो लघुकरण के पश्चात वो मानचित्र अध्ययन योग्य ही नहीं रहेगा। इसलिए यदि हमें जानकारी है कि आगे उसका लघुकरण करके उपयोग होना है, तो ऐसी स्थिति में हमें मान के जो अक्षर है उनका आकार भी ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात जो हम करेंगे वो ये है कि यदि अधिक मान वाली किसी समोच्च रेखा से घिरे हुए भाग में कोई गर्त, क्रेटर आदि स्थित हो, तो उस गर्त को दिखलाने वाली समोच्च रेखाओं के अंदर की ओर छोटी छोटी रेखाओं से छायाकरण कर देना चाहिए। हमारा जो समोच्च रेखाओं का क्षेत्र है, मान लीजिए उसमें बीच में कोई क्रेटर दिखाना है, हमको कोई खड्डा दिखाना है, कोई झील दिखानी है, तो ऐसे में हमें उस जो अंतिम समोच्च रेखा जो हमारी नजर आ रही है ऊंचाई पर, नेचुरली वो गर्त उसके नीचे है, तो उस निचले हिस्से को दर्शाने के लिए हमें शेडिंग का सहारा लेना चाहिए, और छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा, छायाकरण के द्वारा हमें ये दर्शाना चाहिए कि वहां पर गर्त है, अर्थात जो बाहरी समोच्च रेखा, उस गर्त के बाहर की जो समोच्च रेखा है उससे सटी हुई, वो उसका उच्चतम बिंदु है, और उसके नीचे उस केंद्रीय हिस्से में गहराई मिलती है। अगली बात जब हम करते हैं तो हम इस बात पर विचार भी करना चाहिए हमें कि मानचित्र में समोच्च रेखाएं एक किनारे से दूसरे किनारे या बंद प्रतिरूप में बनानी चाहिए, अर्थात उन्हें मानचित्र में लटकी हुई अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। या तो हम मानचित्र के चारों तरफ एक बॉक्स बनाएं, जो उस बॉक्स की बाउंड्री तक वो रेखाएं जाएं। अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां उच्चावच एक हवा में लटका हुआ है, उस ऊंचाई पर धरातल मिलता है लेकिन धरातल का कोई बेस ही नहीं है। इसलिए समोच्च रेखाओं को बनाते समय कभी भी ऐसे लटकी हुई अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मानचित्र में या तो एक किनारे से दूसरे किनारे बनाना चाहिए, या उस मानचित्र को ही एक बॉक्स में बनाना चाहिए, और उसके एक किनारे बंद प्रतिरूप में एक किनारे से दूसरे किनारे तक टच करती हुई समोच्च रेखा वहां पर बनाई जानी चाहिए। फिर यद्यपि लंबवत ढाल होने की दिशा में विभिन्न मान वाली समोच्च रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं, परंतु विभिन्न मान वाली दो समोच्च रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती हुई नहीं बनाई जाती। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे को काटती हुई समोच्च रेखाएं नहीं बनानी है। हम बाद में परिच्छेदिका की बात करेंगे, उसमें हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर हमें मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन समोच्च रेखा की विधि द्वारा करना है, तो हमें कहीं भी उन समोच्च रेखाओं को एक दूसरे से काटता हुआ नहीं बनाना चाहिए। ये विधियां हैं। अब मिश्रित विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। प्रैक्टिकली सबके अपने गुण दोष हैं, लेकिन मिश्रित विधियों का प्रयोग भी उच्चावच प्रदर्शन के लिए प्रैक्टिकली किया जाता है, व्यावहारिक तौर पर किया जाता है। मिश्रित विधियों से हमारा तात्पर्य उच्चावच निरूपण की ऊपर बतलाई गई विधियों में से किन्हीं दो या दो से अधिक विधियों के सम्मिलित प्रयोग से है। हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक विधि के अपने विशेष गुण या दोष होते हैं, अतः उच्चावच मानचित्रों को अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए वर्तमान समय में विभिन्न विधियों का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समोच्च रेखीय मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य अंतराल अधिक होता है, तो मानचित्र में समोच्च रेखाओं द्वारा छोड़े गए छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण उच्चावच लक्षणों को हम हैश्योर के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। इसी प्रकार समोच्च रेखीय मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयों या त्रिकोणमितीय स्टेशन आदि की स्थिति को प्रकट कर देने पर मानचित्र की उपयोगिता बढ़ जाती है।
ये हम समोच्च रेखाओं के साथ या विभिन्न दो विधियों का प्रयोग करके और अधिक माइन्यूट अध्ययन कर सकते हैं, सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं, और कोई भी जो डिटेल है उच्चावच का वो छूटे ना, इसके लिए समोच्च रेखाओं के मध्य में अन्य हिल शेडिंग हो चाहे हेस्चूर हो, इन विधियों का या स्पॉट जैसे स्पॉट हाइट्स हैं उनका प्रयोग करके हम अपने अध्ययन को और अधिक शुद्ध और अधिक सटीक और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।